हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और बेटा इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे थे सर, हम लोग क्या कर रहे थे, सीयूईटी जो आपका पेपर होता है, सीयूईटी पेपर में आपका जनरल टेस्ट करके थर्ड पेपर होता है। और वो जो जनरल टेस्ट वाला पेपर होता है ना सर, उसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और वो जनरल स्टडीज का ही एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पॉलिटी। सर हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी की हमने सीरीज शुरू करी थी और पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में पीरियम्बल आता है वो पीरियम्बल देखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रिट्स वगैरह अभी यहां तक हम देख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे सर, आज हम पढ़ेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आपका डीपीएसपी। बेटा ये डायरेक्शंस हैं, ये जो आपके डीपीएसपी जो पार्ट 4 है, ये डायरेक्शंस दिए गए हैं, किसे, स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं ताकि वो अपने पॉलिसी फॉर्मेशन में किस तरीके की चीजों को ध्यान में रखे, क्या चीज वो फ्रेम ऑफ माइंड रखे जिससे वो पॉलिसी फॉर्मेशन करे। स्टेट की मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, आपने पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में देखा था स्टेट की डेफिनेशन। आपने देखा था कि वहां पे जो गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। तो उन्हीं गवर्नमेंट को जो आपके यहां पे डायरेक्शंस दिए गए हैं वो आते हैं बेटा आपका डीपीएसपी में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका डीपीएसपी। अब डीपीएसपी जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आएगा। पूछा जाए डीपीएसपी किस में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। सर आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल आपका डीपीएसपी में कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आते हैं वो आएंगे बेटा आपका डीपीएसपी में। तो याद रखेंगे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि सर ये जो डीपीएसपी है ना, ये डीपीएसपी और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, सर उन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब ऐसा क्या था कि जो हमने डीपीएसपी में भी हमने कुछ राइट्स की ही बात करते हैं, डीपीएसपी में भी हम बात करते हैं सर एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, वुमेन्स को आपका जो है वो एजुकेशनल या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वीकर सेक्शन को प्रमोट करना चाहिए। सर इसी तरीके की बात तो हम फंडामेंटल राइट में कर रहे थे। फंडामेंटल राइट में भी तो हम कुछ राइट्स की बात कर रहे थे, लोगों को कुछ प्रमोट करने की बात कर रहे थे, और हम डीपीएसपी में भी वही बात करेंगे। तो बेटा वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है, तो कुछ बेसिक डिफरेंस याद रखना। फंडामेंटल राइट्स अगर मैं बोलूं और इधर मैं बोलूं पार्ट 4 डीपीएसपी, है ना, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है बेटा। डीपीएसपी जो है वो आपका पॉजिटिव नेचर के हैं, मतलब उनका जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब वो गवर्नमेंट को आपका कोई काम करने के लिए प्रमोट करते हैं, वो आपका गवर्नमेंट को इंस्पायर करते हैं कि आपको सर्टेन प्रिंसिपल इस तरीके से फॉलो करने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, फंडामेंटल राइट। बेटा फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव नेचर के हैं। नेगेटिव नेचर मतलब वो गवर्नमेंट की जो आपकी फंक्शनिंग है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मतलब गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोकता है। आपका पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं और डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाए पार्ट 3 में क्या फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में क्या आपका डीपीएसपी। अगली या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, फंडामेंटल राइट आपका लीगली एनफोर्सेबल है। लीगली एनफोर्सेबल है आपके फंडामेंटल राइट, जबकि डीपीएसपी आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। डीपीएसपी आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। तो फंडामेंटल राइट बेटा आपका लीगली एनफोर्सेबल है, जबकि डीपीएसपी आपका लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। सर ये लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, आपने जो लिखा ना कि लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं है, तो बेटा यहां पे याद रखना लीगली एनफोर्सेबल वो होता है कि जिसके बेसिस पे आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। मतलब फंडामेंटल राइट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। हमने देखा था रेट्स में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करेगा, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रेट इशू करेगा। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। लेकिन अगर डीपीएसपी में जो चीजें बोली गई हैं, पार्ट 4 में जो चीजें बोली गई हैं, अगर ये आपको नहीं मिलती
तो इन आर्टिकल के बेसिस पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते। मतलब इंडियन जुडिशियरी में डीपीएसपी वाले आर्टिकल्स के बेसिस पे आप केस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। और आप पार्ट 3 में जो चीजें बोली हैं उनके बेसिस पे आप कोर्ट केस कर सकते हो, मतलब वो लीगली एनफोर्सेबल रहेंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पार्ट 4 इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल और पार्ट 3 इज लीगली एनफोर्सेबल। चलो, ये एक बेसिक चीजें हमने देखी डीपीएसपी या पार्ट 4 के बारे में। अब यहां पे हमने देखा था आर्टिकल जो है 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आते हैं वो किस में आते हैं, डीपीएसपी या पार्ट 4 में आते हैं। एक एक करके बेटा आर्टिकल देखते चलेंगे हम, और आपका उनसे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल है वो एग्जांपल देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, है ना। तो यहां तक ये चीजें समझ में आई ना। तो बहुत आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछेगा और वो आर्टिकल पूछने के बाद बोलेगा कि सर ये आर्टिकल में क्या चीज आती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 36 में क्या आता है सर, तो सर बोलेंगे तो आर्टिकल 36 जो है उसमें आपका आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, है ना। इसी तरीके की चीजें आपसे यहां से पूछेगा। तो आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन, सर हमने आर्टिकल 12 में भी तो स्टेट की डेफिनेशन बताई थी। हाँ सर, आपने जो 12 में आपके स्टेट की डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट यहां पे आर्टिकल 36 में भी रहेगी। ये आपने सर दोबारा से क्यों रखा, सर दोबारा से इसलिए हमने रखा कि वहां पे जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे स्टेट को तो हमें डिफाइन करना जरूरी है कि क्या स्टेट है जिसे हम आपका इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। यहां पे ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको दोबारा से स्टेट को, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोबारा से डिफाइन किया कि आपकी स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। तो वही जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन आप यहां पे भी कंसीडर करोगे कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे आते हैं किसकी, स्टेट की डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए आर्टिकल 37 क्या बोलता है बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल राइट लीगली एनफोर्सेबल थे, लेकिन मैंने बोला था पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी आपका लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा। यही चीज आपका मेंशन कर रखी है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 क्या बोल रहा है कि पार्ट 4 या दिस पार्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो जितनी भी चीजें आपके पार्ट 4 में दे रखी हैं वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ये चीज किस में बोली, आपका आर्टिकल 37 में। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं आर्टिकल 38। तो बेटा देखो आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि आपका जो स्टेट होगा, स्टेट यानी कि यहां पे गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए आपका या वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए वर्क करेगी, है ना। तो स्टेट टू प्रमोट सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट जो होगा, मतलब गवर्नमेंट जो होगी, वो सोशल ऑर्डर को प्रमोट करेगी ताकि लोगों का वेलफेयर हो पाए। सर ये सोशल ऑर्डर होता क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया सोशल ऑर्डर क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगी। तो बेटा समझना, यहां पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है ना वो ट्रैफिक लाइट्स लगवाती है ना। ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स क्यों लगी हुई होती हैं, ताकि आपका जो सोसाइटी है उसमें जो ट्रैफिक का इशू ना आए, चीजें स्मूथली रन करती रहें। मतलब एक सोसाइटी के जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपका स्मूथली मेंटेन रहें। आपने देखा होगा नगर निगम होता है ना, नगर निगम आपका जो होता है वो साफ सफाई का काम करता है। तो यहां पे क्या आपका सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, जो सोसाइटी की चीजें हैं वो आपका इंप्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। या फिर आपने देखा होगा पुलिस होती है, पुलिस का काम क्या होता है सर, पुलिस का काम होता है कि कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं पे कोई आपका मिसयूज ना करे पावर का। तो वो क्या है आपका सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाने की जो कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट या स्टेट, वो क्या होगा आपका सोशल ऑर्डर। वो सारी चीजें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि सर हम चाहते थे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और सभी लोगों का वेलफेयर हो। इस चीज को बहुत ढंग से समझेंगे बेटा। अगर मान लीजिए पुलिस ना होती, है ना, तो कई जगह ऐसा होता है कि लड़ाई होती है और एक बंदा जो आपका मान लीजिए वो फिजिकली वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और एक दूसरी तरफ जो पर्सन है वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती, तो हो सकता है वहां पे आपका जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है उसे नुकसान होता, तो उससे आपका वेलफेयर नहीं होता। तो यहां पे हम हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम आपका चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपका प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। ये किस में बोला है आपका आर्टिकल 38 में। चलिए आर्टिकल
आर्टिकल 39 जो है उसमें आपने क्या बोला कि सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट, कुछ प्रिंसिपल मेंशन किए कि लॉ जब भी बनाए जाएंगे तो स्टेट जो होगा उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स आपसे डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे यहां पे बोला गया कि आपका इक्वल वेजेस फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल वेज फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर सेम जॉब को एक मैन करता है और सेम वर्किंग, आपके मान लीजिए 8 आवर्स की वर्किंग जो है वो एक मैन की है, सेम पोजीशन पे सेम पोस्ट पे और सेम कंपनी में अगर एक विमेन काम करती है सेम आवर्स के लिए, तो उसकी जो सैलरी हुआ करती थी वो आपकी विमेन की मैन से कम हुआ करती थी। वो चीज आपका खत्म हो जाएगी किससे? आर्टिकल 39 से। बोला जाएगा कि आपका इक्वल वेजेस रहेंगे चाहे कोई मैन वर्क करे या विमेन वर्क करे। इसी में और प्रोविजन क्या आता है? इसमें आता है स्टेट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को आपका डिक्रीज करेगा, स्टेट जो होगा वो प्रोहिबिट करने की कोशिश करेगा, स्टेट कुछ ऐसे मेजर्स को इंप्लीमेंट करेगा जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, है ना। तो स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, तो स्टेट कुछ ऐसे मेजर्स लेगा जिससे ऐसा ना हो कि पैसा इंडिया में कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो जाए और बाकी सारे लोग जो है वो आपका पॉवर्टी लाइन के बिलो रह जाए। तो स्टेट कुछ ऐसे मेजर लेता है, जैसे आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो जितना आपकी इनकम ज्यादा होती है उस हिसाब से इंडिया में टैक्स बढ़ता जाता है। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब्स बढ़ेंगे और ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और उस टैक्स से जो पैसा आएगा उससे गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाएगी जो आपका जो पुअर सेक्शन है उनके लिए आपका फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएगी और भी आपकी फैसिलिटीज लाएगी। तो ये देखो आपका क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में आपका एक चीज और आती है, आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि ऐसा हुआ करता था कि सर कुछ आपके नल जो हुआ करते थे, कुछ आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे उन पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर कास्ट का, किसी पर्टिकुलर आपका रिलीजन का वो राइट हुआ करता था, है ना। मतलब बोला जाता था आपका कि कुछ आपके ऐसे होंगे, मान लीजिए हैंडपंप्स वगैरह हैं, तो वहां से बोला जाता था कि आप सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हो, इस वजह से आप वहां से पानी नहीं पी सकते। तो वो वाली चीजें इंडिया में ना हो, वो सारी चीजें भी आपका किस में मेंशन है? आर्टिकल 39 में, कि जितने भी सिटीजन या पीपल ऑफ इंडिया हैं उनके इक्वल राइट्स होंगे ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो पीपल ऑफ इंडिया हैव इक्वल राइट्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। पीपल ऑफ इंडिया have equal rights on natural resources। है ना। तो पीपल ऑफ इंडिया जो है उनके इक्वल राइट्स होंगे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका वाटर रिसोर्सेज हो या वो आपके कोई और रिसोर्सेज हो, उन पे किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर या उसका आपका मोनोपोली नहीं होगी। मतलब आप किसी भी हैंडपंप पे पानी पीने जाते हैं आपको कोई वहां पे रोक नहीं सकता। आप किसी भी वेल को यूज करते हैं, जो ट्यूबवेल्स वगैरह सुने हैं आपने, पॉन्ड्स वगैरह सुने हैं, उनके लिए आपको कोई पर्सन बाउंड नहीं कर सकता कि आप वहां से चीजें यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उन पे सभी लोगों के इक्वल राइट्स होंगे। ये चीजें भी आपका मेंशन है किसमें? आर्टिकल 39 में। तो बेटा ये समझ में आया, इस तरीके के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं स्टेट को, जो स्टेट्स को फॉलो करने होते हैं। तो ये इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, है ना। तो आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है 39A। आर्टिकल 39A में आता है आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस मतलब गवर्नमेंट आपका कोशिश करेगी कि सभी लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, है ना। जो लोग, अब देखो इक्वल जस्टिस कैसे मिलेगी? मान लीजिए एक बहुत गरीब आदमी है,
है ना, और एक अमीर आदमी है। तो जो एक अमीर पर्सन है, जिस जो आपका रिच है, वो आपका लॉयर को हायर कर सकता है। अगर कोई कोर्ट केस है तो वहां पे वो आपका लीगल प्रैक्टिशनर को, एडवोकेट को हायर कर सकता है। बट एक गरीब आदमी है तो वो आपका लीगल प्रैक्टिशनर को या लॉयर को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर उतना पैसा नहीं है, उतना रिसोर्सेज नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोवाइड कर देगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ आपका जो एडवोकेट्स हैं वो प्रोवाइड कर देगी, और वो आपका लोगों के केस लड़ेंगे। तो देखो यहां गवर्नमेंट ने क्या किया कि दोनों ही पार्टीज जो जिनके बीच में केस चल रहा है, वो दोनों ही पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स को प्रोवाइड कर सके, अपने अपने पॉइंट्स को रख सकें, ताकि अपने जस्टिफिकेशन दे सकें। इस वजह से वहां पे आपने गवर्नमेंट लॉयर जो है वो प्रोवाइड किया, ताकि लोगों को इक्वल जस्टिस मिल सके। और बेटा ये फ्री लीगल एड क्या होता है? फ्री लीगल एड होता है कि गवर्नमेंट कोई भी एक पॉलिसी बनाएगी, और उस पॉलिसी से गवर्नमेंट जो है वो आपका फ्री चीजें प्रोवाइड करेगी। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल आपका कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स लगाना शुरू किए थे, कोविड के वैक्सीन्स लगाना शुरू किए थे। वो कोविड के वैक्सीन्स फ्री थे। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, और उस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी इंडिया में लोग होंगे उन सब के लिए कोविड वैक्सीन जो होगा वो फ्री होगा। कुछ लोग पेड अगर लगवाना चाहते हैं कहीं और से तो वो लगवा सकते हैं, वरना गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोगों के लिए ये आपका कोविड वैक्सीन जो था वो फ्री था। मतलब किसी कास्ट के बेसिस पे, किसी कम्युनिटी के बेसिस पे, आपने किसी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आपने बोला कि सभी लोगों के लिए आपका फ्री वैक्सीन होगा। तो इस तरीके से जो आपका फ्री लीगल एड होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ये आपने मेंशन किया कि इसमें आर्टिकल 39A में। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 40 है ना। आर्टिकल 40 में आता है आपका पंचायती राज, अच्छा सॉरी, आर्टिकल 39 से रिलेटेड आपका लोक अदालत भी है ना। इक्वल जस्टिस के लिए आपका लोक अदालत भी होती हैं, जो आपका इक्वल जस्टिस की बात करती हैं। आर्बिट्रेशन होता है, जनरली आपका एक प्रॉपर कोर्ट ना हो के एक कोर्ट तरीके का एक सिस्टम होता है, जहां पे आर्बिट्रेशन मतलब दोनों लोगों की सहमति से बात आपकी होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में आता है आपका पंचायती राज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज। बेटा पंचायती राज हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे भी, बट यहां पे आपका मेंशन है आर्टिकल 40 में, है ना। आर्टिकल 40 में मेंशन क्यों है सर पंचायती राज? आपने सर 10th क्लास की है ना वो पढ़ी होगी, सिविक्स पढ़ी होगी। 10th क्लास में जब आपने सिविक्स पढ़ी थी ना, वहां पे शेयरिंग ऑफ पावर था, है ना, पावर शेयरिंग था, और पावर शेयरिंग के बाद उसमें फेडरलिज्म था। तो सर फेडरलिज्म जब हमने पढ़ा था ना, वहां पे दे रखा था फेडरलिज्म में कि हम जो पावर है ना उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे? क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज को जब हम पावर देंगे तो उससे फेडरलिज्म जो होता है वो स्ट्रांग होता है। उसी चीज के लिए आपका आर्टिकल 40 में अलग से मेंशन किया गया था, क्या आपका, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी ना वो पंचायती राज मतलब ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश करेगी। पंचायती राज जो होता है बेटा वो गांव में होता है। तो समझ सकते हो आप कि एक बिल्कुल बेसिक लेवल जो आपका होता है, एक पॉलिटिकल यूनिट, सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट होती है, वहां पे भी आप पावर प्रोवाइड करोगे। तो वो कैसे आएगी आपका? पंचायती राज से। तो मेंशन किसमें है आपका? आर्टिकल 40 में। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में बेटा क्या आता है? अच्छा इन आर्टिकल्स को मैं याद जैसे करा रहा हूं वैसे याद करना कि आर्टिकल 41 में क्या आता है। पहले आपसे बोला जाता है कि सर हमें क्या चाहिए, हमें वर्क चाहिए या एजुकेशन चाहिए। या तो आप हमें क्या करो, राइट टू वर्क, हमें कुछ काम प्रोवाइड कर दो जिससे हम अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके, या फिर हमें आप एजुकेट कर दो, है ना। या तो आप हमें एजुकेट कर दो कि जब हम एजुकेट हो जाएंगे तो हम अपना लाइवलीहुड जो है वो खुद ब खुद आपका सर्च कर लेंगे, और खुद ब खुद हम अपनी चीजें जो है वो अर्न करके अपनी लाइफ को रन कर पाएंगे। या फिर आपका पब्लिक असिस्टेंस। ये पब्लिक असिस्टेंस क्या होता है बेटा? आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप देखे होंगे, है ना, आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? वो आपका आपस में ही कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके उससे कोई बिजनेस रन करते हैं, उससे आपका कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो वो वाली जो चीजें आएंगी वो किस में आएगी आपका? 41 में। तो 41 में समझ में आया। 41 में हम बात कर रहे हैं कि सर या तो हमें एजुकेट कर दीजिए ताकि हम अपना लाइवलीहुड क्रिएट कर लें, या फिर क्या करिए आप हमें वर्क की अपॉर्चुनिटी दीजिए, है ना। तो जैसे गवर्नमेंट आपका बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है ना, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो, तो वो आपका कहां बोला गया है? वो बोला है आपका आर्टिकल 41 में, है ना। आर्टिकल 41 में बोला कि हम लोग जो है वो आपका अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे जिससे आपका लोगों को वर्क मिल पाए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, पहले आप बोलोगे कि सर हमें पढ़ा दीजिए या हमें काम दे दीजिए। अगर आपको पढ़ाना या काम की बात आएगी, फिर आप बोलोगे जो काम की कंडीशनें होनी चाहिए वो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए। तो आर्टिकल 42 में क्या आता है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। 41 के एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है, मनरेगा जो है आपका, या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, जो आपका बाद में नाम चेंज हो गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, ये आपका नरेगा है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये किससे रिलेटेड है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपका आर्टिकल 41 के। ठीक है, चलिए आर्टिकल 42 में हमने क्या बोला, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कि सर हमें काम तो दे दिया आपने, लेकिन काम सर ऐसे दीजिए ना कि जहां पे हम लोग काम कर सकें, है ना, कंडीशंस जो हो वो ह्यूमंस के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। सर ह्यूमंस के अकॉर्डिंग सूटेबल कंडीशंस क्या होती हैं, सर ह्यूमंस के अकॉर्डिंग सूटेबल कंडीशन ये होती हैं कि हमारे जो वर्क का टाइमिंग होना चाहिए वो सर आपका 8 घंटे का एक प्रॉपर जॉब होना चाहिए। 8 घंटे से अगर ज्यादा का जॉब होता है तो ह्यूमन की इफेक्टिविटी जो होती है वो कंपैरेटिव जो होती है वो कम हो जाती है। या फिर यहाँ पे क्या होता है कि सर वीकली एक ऑफ मिलना चाहिए, है ना, तो वीकली ऑफ अगर जो मिलेगा तो उससे क्या होगा, ह्यूमन को या हमें जो हमारी बॉडी को एक दिन में, मतलब एक पूरे वीक में एक रिलैक्स के लिए टाइम मिल जाएगा, हमारी छोटे मोटे कामों के लिए जो है वो आपको टाइम मिल जाएगा। या फिर हमने क्या देखा, जितने भी आपके बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए होते हैं तो वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है ना, वो क्या है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है। आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, वहां सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाते हैं, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन रखे जाते हैं, वो क्या है सर, वो आपके ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है। आप कभी जिम वगैरह में जाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन वहां पे मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो वो सारी चीजें जो आती हैं वो क्या आती हैं आपका ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क में। प्रोविजन ऑफ जस्ट फेयर एंड ऑनरेबल वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी असिस्टेंस। बेटा मैटरनिटी असिस्टेंस क्या होता है, आपका विमेंस को मैटरनिटी लीव मिलता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि आपके विमेंस जो होंगी उन्हें 26 वीक्स पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, और तो यहाँ पे आपको लगभग 6 मंथ्स का मिलता है। ठीक है, तो 6 मंथ्स का मैटरनिटी रिलीफ मिलता है जब वो आपका प्रेगनेंसी में होती हैं और उस टाइम उन्हें जो जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको 26 वीक्स का आप लीव लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बेटा वो एक नेचुरल कंडीशन है, और अगर वहां पे असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, है ना, तो विमेंस का जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो धीमे धीमे रिड्यूस होता जाएगा, और रिड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वर्क, जो विमेंस का जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आपका रिड्यूस होगा। तो हम वो नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि विमेन एम्पावरमेंट हो, विमेंस का जो नंबर है या पार्टिसिपेशन जो है वर्क में वो आपका बढ़े। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, मैटरनिटी असिस्टेंस देना शुरू किया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ और स्कीम्स वगैरह भी होती हैं। जैसे क्या क्या स्कीम होती है इससे रिलेटेड, आपका फैक्ट्री एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट मैंने बोला था ना कि आपका वीक में एक छुट्टी होनी चाहिए, 8 आवर्स की आपकी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। 8 आवर्स से अगर आप ज्यादा काम करते हो तो वो आपका ओवर टाइम अकाउंट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें किस में मेंशन है, आपका फैक्ट्री एक्ट में मेंशन है। या आपका देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो मैंने अभी बोला कि आपको 26 वीक्स का मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, किस में मेंशन है, आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, है ना। इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आपका 42 में मिलेंगी। अब देखो पहले हमने क्या बोला कि हमें वर्क चाहिए, फिर हमने बोला वर्क की ह्यूमन कंडीशन चाहिए, अब हम पैसे की बात करेंगे। तो मतलब 43 में क्या आएगा, 43 में आता है आपका लिविंग वेजेस। 43 में क्या आएगा, लिविंग वेजेस, मतलब कम से कम हमें उतनी वेज मिल जानी चाहिए कि हमारा एक जो लाइवलीहुड है वो रन हो पाए, हमारी जो एक नॉर्मल लाइफ हम चाहते हैं वो नॉर्मल लाइफ हमारी चल पाए, है ना। तो कम से कम इतनी सैलरी आपको मिल जानी चाहिए। तो ये किस में मेंशन है, आपका 43 में। मतलब किसी काम के लिए आपको इतनी कम सैलरी ना मिले जिससे आप अपना लाइवलीहुड रन ना कर पाओ, जिससे आप अपना जो लाइफ है वो स्पेंड ना कर पाओ, तो उतना मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे फिक्स करती है, सर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, मिनिमम वेज एक्ट। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट पास कर दिया और गवर्नमेंट ने बोला कि कम से कम इतनी आपको जो इस एक्ट में मेंशन है उतनी वेज आपको देनी पड़ेगी। इस तरीके से चीजें चलती हैं, है ना। अब यहां पे क्या होगा, अगला आर्टिकल, आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A को भी जरा ढंग से समझना। आर्टिकल 43A में क्या बोला कि सर जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स की जो प्रॉब्लम होती है
वो मैनेजमेंट को नहीं पता होती। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स जो हैं वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचती। सर वर्कर्स की प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक क्यों नहीं पहुंचती? आपके जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज में सारा मैनेजमेंट आपका जो है वो ऑफिसेज में बैठा हुआ है, सारा मैनेजमेंट ऑफिस में बैठा हुआ है, वो कभी आपका फील्ड पे नहीं आ रहा या बहुत रेयरली वो फील्ड पे आ रहा है। और जो वर्कर आपके फील्ड में काम कर रहे हैं, जो वर्कर आपके मशीन के पास काम कर रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट तक पहुंचे ताकि मैनेजमेंट उनके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इंप्रूव हो। तो ये वाला पोर्शन आपने ऐड करने के लिए आपने 43A अमेंडमेंट, वो 43A जो आपका आर्टिकल है उसमें क्या बोला, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स या पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इन मैनेजमेंट। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये चीज आपने किस में मेंशन करी? आर्टिकल 43A में। ठीक है, चलिए आर्टिकल 43A है ना। अब आपका 43A में आपने क्या देखा? एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेड यूनियंस होते हैं, हर जगह आपके ट्रेड यूनियन होते हैं। ट्रेड यूनियन जो होता है उसका काम क्या होता है कि एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम आपके मैनेजमेंट को बताना, मैनेजमेंट जो भी चीज़ें प्लान कर रहा है उसमें एम्प्लॉइज की जो आपके इश्यूज हैं, एम्प्लॉइज के जो पॉइंट्स हैं वो आपके मेंशन करना, वो रेज करना। ठीक है, चलिए आर्टिकल 43B देखते हैं। आर्टिकल 43B में क्या है? हम यहाँ पे देखो बेटा लिविंग वेजेस की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि कम से कम इतना पैसा मिल जाए जिससे आपकी लाइफ चल पाए। तो या तो गवर्नमेंट वो आपको पैसा प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें आपका प्रमोट करे जिससे कोई भी पर्सन जो है अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर पाए, है ना। इसकी वजह से आपने क्या किया? इसकी वजह से आपने ये 43B को ऐड किया और इसमें प्रमोशन क्या किया आपने? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का और आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज का। सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल है अमूल। अमूल आपने देखा होगा ना, अमूल मिल्क वाला। तो अमूल मिल्क वाला क्या है बेटा? अमूल जो है आपका एक कंपनी है जो किसी बड़े पर्सन ने नहीं खोली, किसी एक पर्सन ने नहीं खोली। जब इंडिया आपका आजाद हुआ तो हम सब लोगों पे इतना पैसा नहीं था या इंडिया में इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। तो यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात करी थी। मतलब कुछ जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो कॉपरेट करके, वो मिल के एक यूनियन बना के जो एक बड़ा बिजनेस रन करते हैं, वो यूनियन बना के या एक दूसरे के कॉपरेशन से कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कि जब छोटे बिजनेसमैन आपका ग्रुप करके कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर एग्जांपल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? अमूल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44, अच्छा इसमें देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में खादी ग्राम उद्योग है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है, या आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। आपने सुना होगा ना MSME, MSME सुना होगा। MSME जो होते हैं, MSMEs जो होते हैं वो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना। तो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी आपका किससे रिलेटेड है? आपका आर्टिकल 43B से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या आता है बेटा? आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि हम चाहते थे कि जो सिविल लॉज हैं, जो आपके सिविल लॉज हैं, वो ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म रहें। ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म रहने का मतलब क्या है सर? जितने भी आपके मैरिज से रिलेटेड लॉ हैं, जितने भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है, प्रॉपर्टी जो आपका एक हायरार्की से दूसरी हायरार्की को जाता है, एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन को प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके ट्रांसफर होते हैं, और उसके अलावा आपके डाइवोर्स से रिलेटेड जो आपके लॉज हैं, तो हम चाहते थे कि वो सारे लॉज यूनिफॉर्म रहें। ऐसा ना हो कि हिंदूज में वो आपका अलग तरीके से चल रहे हैं, मुस्लिम्स में वो अलग तरीके से चल रहे हैं, क्रिश्चियंस में वो अलग तरीके से चल रहे हैं, या नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से वो सिस्टम चल रहा है और साउथ इंडिया में वो अलग तरीके से आपका चल रहा है। ऐसी चीज ना हो, इस वजह से हम चाहते थे कि जो सिविल लॉज हैं इस तरीके के, मैरिज के, डिवोर्स के, प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं, वो आपके ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म रहें। लेकिन बेटा इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है ना, इंडिया इतना डाइवर्स है कि वो लॉज आपका सेम रखना बहुत मुश्किल था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने बोला तो था, लेकिन ये इंप्लीमेंट आपका अभी तक नहीं होता इंडिया में। अभी तक इंडिया में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चलता।
आपसे पूछा जाए सर ये इंडिया में कहीं पर भी नहीं चलता, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, केवल एक स्टेट है इंडिया का जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, वो क्या है आपका, गोवा, है ना। तो गोवा इकलौता एक स्टेट है इंडिया का जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे ये आपका कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था, सारे सिविल लॉज सभी के लिए सेम हो, है ना, ऑल ओवर इंडिया कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे सिविल लॉज चेंज ना हो। सर सिविल लॉज कौन से, शादी यानी कि मैरिज के, डिवोर्स के, और आपका प्रॉपर्टी जो आपका ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी, उसमें, है ना, प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, तो वो सारे। ठीक है, तो क्या ये अभी इंप्लीमेंट होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, इंडिया इतना डाइवर्स है कि हम इसे इंप्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए। इंडिया में किसी स्टेट में इंप्लीमेंट होता है, हाँ सर गोवा है इकलौता स्टेट जहां पे ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 45 देखते हैं। अब देखो यहां पे सीक्वेंस क्या बना था, 41 में हमने बोला था कि हमें वर्क चाहिए, 42 में हमने बोला था कि सर हमें आपको ह्यूमन कंडीशन चाहिए, और 43 में बोला था कि सर हमें मिनिमम वेज चाहिए। तो पहले हमने काम किया, काम की जो कंडीशंस हैं वो इंप्रूव करवाई, और फिर हमने आपका सैलरीज ली। तो ये सीक्वेंस था ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 45 में पहले छोटे बच्चों के वेलफेयर की बात होगी। तो यहाँ पे 45 में बोला गया कि आपके 0 से 6 तक के जो बच्चे हैं, 0 to 6 ईयर तक के, है ना, बिलो 6 ईयर तक के जो चिल्ड्रंस हैं, बिलो 6 ईयर तक के जो चिल्ड्रंस होंगे, उन चिल्ड्रंस की हम अर्ली एजुकेशन और उन चिल्ड्रंस का जो चाइल्डहुड है वो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। प्री चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन, प्री चिल्ड्रन केयर, है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो इनिशियली केयर करनी चाहिए, उनके चाइल्डहुड बचाने की जो कोशिश करनी चाहिए वो गवर्नमेंट करेगी और उन्हें अर्ली एजुकेशन देगी। सर ये प्री चाइल्डहुड केयर कैसे गवर्नमेंट करती है, कैसे गवर्नमेंट आपका बोल रहे हैं कि हम उनका चाइल्डहुड को सेव करेंगे। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया, पोलियो ड्रॉप शुरू करवाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप्स थे ना आपके कि 5 ईयर से कम जो एज के बच्चे होंगे उन्हें पोलियो ड्रॉप्स दिया जाएगा फ्री में। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी टीकाकरण योजना होती है, टेटनेस वगैरह के आपके इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं। जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे आपके वैक्सीन दिए जाते हैं, तो बहुत सारी आपकी वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो वो सारी वैक्सीन्स दी जाती हैं, गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन्स देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अर्ली एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के आंगनवाड़ी होते हैं। गवर्नमेंट का क्या होता है, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी होता है। तो आंगनवाड़ी क्या करते हैं, आपके आंगनवाड़ी अर्ली एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं आपके बिलो 6 ईयर जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें, और वो भी कैसे, आपका फ्री में, है ना। तो ये सारी चीजें आपका क्या प्रमोट कर रही हैं, छोटे जो बच्चे हैं उन्हें आपका प्री एजुकेशन दी जा रही है, इनिशियल एजुकेशन दी जा रही है, और आपका जो उनका चाइल्डहुड है वो सेव करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो 45 में सीक्वेंस क्या बना, पहले हमने छोटे बच्चों की बात करी, है ना, छोटे बच्चों की बात करी। फिर 46 में क्या होगा आपका, हम बात करेंगे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, है ना। 46 में हम किसकी बात करेंगे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सर वीकर सेक्शन में क्या है, सर वीकर सेक्शन में आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आपका वीकर सेक्शन में विमेन्स हैं, विमेन हैं, वीकर सेक्शन में ओल्ड एज पर्सन्स हैं। ठीक है, तो आपके ये सब जो हैं इन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट आपके इनके या तो एजुकेशनल इंटरेस्ट को सेव करेगी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उन चीजों को सेव करेगी। सर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे सेव करेगी, बेटा आपने देखा कि बहुत सारी जगह आपने क्या किया, एजुकेशन में वुमेन्स को रिजर्वेशन कुछ दे दिया, कुछ सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी, कुछ सीटें आपने शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी। ठीक है, या फिर आपने देखा कि ओल्ड एज के लिए आपने क्या किया, ओल्ड एज के लिए आपका पेंशन होती है, जिसे आपका अटल पेंशन योजना, शायद आपने सुनी होगी। तो अटल पेंशन योजना क्या कर रही है, जो 60 से अबव लोग हैं जो फाइनेंशियली आपके वीक हैं, गवर्नमेंट उन्हें कुछ आपका पैसा जो है वो प्रोवाइड कर रही है ना, शायद 500 रुपये, 1000 रुपये या जितने भी मिलते हैं तो गवर्नमेंट वो आपका प्रोवाइड कर रही है। विमेंस के लिए बहुत सारे आपके वो आते हैं कि आपके जो स्टार्टअप इंडिया आया था, स्टार्टअप इंडिया के साथ एक और प्रोग्राम शुरू हुआ था, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और ये स्टैंड अप इंडिया क्या था, ये विमेंस के लिए था या वीकर सेक्शन के लिए था कि उन्हें आपका जो स्टार्टअप्स अगर वो लगाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट जो होगी कुछ रिबेट देगी, उन्हें कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज उनके लिए होंगी। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किस में आएंगी, आपका आर्टिकल 46 में।
है ना, हम ओल्ड एज को, हम आपका वेमेंस को, हम आपका शेड्यूल ट्राइब्स को, उन सब के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, उन सब के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उन सब के इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल इंटरेस्ट हैं उन्हें हम सिक्योर कर रहे हैं। ये किस में बोला आपने? आर्टिकल 46 में। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 में क्या आएगा? आर्टिकल 40, अच्छा ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल क्या है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, या फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन, है ना, नेशनल कमीशन फॉर विमेन बनेगा जो विमेन के वेलफेयर, विमेन के डेवलपमेंट की बात करेगा। ठीक है, चलिए तो इसके एग्जाम्पल्स थे। अब देखेंगे आपका आर्टिकल 47। देखो 47 में तीन चीजें बोली जाती हैं। 47 में क्या करेगा? स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब स्टेट जो होगा वो न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करने की बात करेगा, है ना। वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेवल को आपका इंप्रूव करेगा। वो आपका इंप्रूव करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरी चीज क्या आपका इंप्रूव करेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और तीसरी चीज क्या इंप्रूव करेगा? पब्लिक हेल्थ। तीनों ही चीजें समझना बेटे। जब हम आजाद हुए थे ना, आज़ादी के टाइम जो इंडिया था ना, इंडिया आज़ादी के टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा कुपोषित था, बहुत ज़्यादा अंडर न्यूरिश था, माल न्यूट्रिशन था, है ना। ब्रिटिशर्स ने इतना इंडिया को आपका परेशान किया, या इंडिया की कंडीशन इतनी ख़राब कर दी कि इंडिया पूरा आपका मेल न्यूट्रिशन था। तो जब इंडिया काफ़ी ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट चाहेगी कि जो आपका मेल न्यूट्रिशन है, जिससे आपकी वर्क फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा, है ना, जिससे आपकी पब्लिक हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, वर्क फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा, तो आपकी जो इकोनॉमी है उससे आपका नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने आपका क्या किया? गवर्नमेंट ने जो हमने देखा आंगनवाड़ी देखा था ना, आंगनवाड़ी, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आंगनवाड़ी में ना आपका जो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी? जो छोटे बच्चे हैं उन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेगी जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, है ना, जिससे इंडिया में न्यूट्रिशन लेवल जो है वो आपका इंप्रूव हो। अभी भी आप देखते हो ना, इंडिया हंगर इंडेक्स में पीछे है, हंगर इंडेक्स में इंडिया काफी पीछे है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपका हंगर इंडेक्स, जिसमें आपका बिलो 6 एज के चिल्ड्रंस पे भी आपका चीजें देखी जाती हैं, तो हम उन्हें क्या कर रहे हैं? आंगनवाड़ी के थ्रू न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं। या मिड डे मील स्कीम चल रही है, मिड डे मील स्कीम चल रही है, इससे भी हम क्या दे रहे हैं? आपके जो छोटे बच्चे हैं, जो आपका पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम आपका फ्री फूड दे रहे हैं। और वो फूड हम ऐसा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस हो, जिससे उनकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो। तो ये समझ में आया कि आपका गवर्नमेंट न्यूट्रिशन लेवल को कैसे प्रमोट कर रही है। अब लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट? सर गवर्नमेंट ने क्या किया? स्वच्छ भारत अभियान चलाया, है ना। स्वच्छ भारत अभियान में क्या था? स्वच्छ भारत अभियान में आपके जितने भी आपके जहां पे भी इंडिया जो है उसे क्लीन करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट ने एक रैंकिंग भी निकाली थी, कई बार उस रैंकिंग में इंदौर आपका टॉप करता था, है ना, ताकि क्या हो? आपका आसपास का जो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। अगर वो क्लीन रहेगा तो सर लिविंग स्टैंडर्ड आपके इंप्रूव होंगे। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके खराब होंगे। गवर्नमेंट क्या करती है? आपका रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस बनाती है, ताकि रेजिडेंट्स की जो इश्यूज होते हैं वो चीज़ें आपका रिजॉल्व हो पाएँ। रेजिडेंट को प्रॉपर जो आपके जो वाटर सीवेज के जो इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व हो पाएँ। नगर निगम देखा है ना, सीवेज के लिए काम करता है कि सीवेज वगैरह आपका बना रहे। गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है ना, तो प्रॉपर रोड्स होंगे। कॉलोनीज को ऑथराइज करवाती है ताकि प्रॉपर वहां पे आप चीजें मेंटेन कर पाओ। तो वो सारी चीजें क्या है सर? वो सारी चीजें हैं आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर रही है। या गवर्नमेंट की एक और स्कीम मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने आपका घर बनवाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने बोला कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना करके है, जिसमें आपके जो गरीब लोग हैं गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा देगी जिससे वो आपका प्रॉपर घर बनवा सकें, पक्के मकान बनवा सकें, है ना। तो उस तरीके की चीजें क्या है? आपका लिविंग स्टैंडर्ड। कि आप पहले एक झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है पक्के मकान, जिसकी वजह से क्या हो? आपके लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो। तो ये कई सारी पॉलिसीज हैं जिससे गवर्नमेंट आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव कर रही है। पब्लिक हेल्थ कैसे इंप्रूव करेगी बेटा? पब्लिक हेल्थ के लिए सिंपल एक नॉर्मल चीज है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाओगे, है ना। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाओगे जहां पे कम से कम रेट पे आपको मिनिमम प्राइस पे और अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज दिए जाएंगे, जिससे कोई भी पर्सन जो आपका फाइनेंशियली बहुत वीक है वो भी अपनी हेल्थ के लिए वहां पे जाके अपने हेल्थ में जो ट्रीटमेंट है वो करवा पाए। अगर वो ट्रीट करवा पाएगा तो वहां पे उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो उसकी वर्क अपॉर्चुनिटी जो होगी वो बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी जो होगी वो बूस्ट होगी, है ना। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने क्या किया? आपका पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया और न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव किया। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मिड डे मील है आपका,
मिड डे मील के अलावा आपका आंगनवाड़ी, मैंने बताया था आंगनवाड़ी आपका फूड देता है छोटे बच्चों को, है ना, या प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी देता है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आपका प्रॉपर हॉस्पिटल ना होके जो आपकी छोटी छोटी जगह हैं, जैसे आपका दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक सुना होगा, तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह क्या है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो आपका पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा मोटा अगर आपको कोई इशू है तो आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आपके पास में ही वो चीज़ें आपका सॉल्व हो पाए, है ना। या फिर आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, ये भी क्या है आपका पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है आपका, या वैक्सीनेशन हैं, है ना, वैक्सीनेशन डेंजर डिजीज लाइक पोलियो वगैरह के लिए आप वैक्सीनेशन दे रहे हो, तो इससे भी क्या है आपका पब्लिक हेल्थ जो है वो आपका इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में आता है बेटा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करोगे और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आप जो कैटल्स को लोग रखते हैं उसके लिए भी आप गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाएगी जिससे उनकी कंडीशंस भी जो हैं वो इम्प्रूव हो पाए। ये इम्प्रूव होना क्यों ज़रूरी था, है ना बेटा। इंडिया में आपका 48% पॉपुलेशन अभी भी आपका डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर पे। अभी भी ऑलमोस्ट 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और जब वो एग्रीकल्चर या आपका एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड है और आप इन चीजों में यानी कि इन डिपार्टमेंट्स में अगर आप काम नहीं करोगे, तो आप सिंपल ये देखो बेटा कि इंडिया का जो 50% पॉपुलेशन है वो आपका अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, है ना, उसे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, कोई पॉलिसी बनाए। जैसे गवर्नमेंट फार्म्स लॉ लाई थी, है ना, आपने फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉज बनाए थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिससे फार्मर्स को एक मिनिमम इतने इनकम मिल पाए जिससे उन्होंने जितना भी पैसा खर्च किया है अपने एग्रीकल्चर में उससे ज्यादा उन्हें पैसा मिले और वो कुछ बेनिफिट अर्न कर पाए, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो किसे प्रमोट कर रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को। एग्जांपल आपके देख लेंगे, क्या है, फार्मर्स लॉ या फार्म्स लॉ जो है ना। इसके अलावा क्या है आपका, जो आपका मंडी होती है, मंडी बोलते हैं आपका गवर्नमेंट मंडीज होती हैं, है ना, जहाँ पे आपके जो ये फार्मर्स होते हैं वो अपनी चीज़ों को सेल कर पाएं। फार्मर्स ने जो भी आपकी चीज़ें कल्टीवेट करी हैं उन्हें वो वहाँ सेल कर पाएं जिससे उन्हें कम से कम एमएसपी मिल पाए, मतलब इतना पैसा मिल पाए जिससे उनका जो वो है इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा पैसा मिल पाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 48A। अब देखो 48A में क्या था कि आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे और फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट को आप बचाओगे, फॉरेस्ट को बचाओगे, वाइल्ड लाइफ को बचाओगे। ये सारा किस में आता है आपका 48A में। क्यों बचाना जरूरी है सर? सर अगर फॉरेस्ट नहीं होगा ना तो आपके ट्रीज नहीं है, ट्रीज नहीं है तो फॉरेस्ट नहीं है, और फॉरेस्ट नहीं है, ट्री नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन होगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा सर, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से सर्वाइव करेंगे? हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उसके लिए क्या जरूरी है, फॉरेस्ट चाहिए, तो हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। और फॉरेस्ट कैसे कंजर्व होंगे? जब फॉरेस्ट के साथ साथ हम वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ होती है जिसकी वजह से आपका बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट में ढंग से चलती हैं, वहां का एक पूरा इकोसिस्टम मेंटेन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, हम डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ आपका ह्यूमन रेस ही इस अर्थ पर रहे। इस अर्थ पर ह्यूमन रेस के अलावा आपके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के भी जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो भी एग्जिस्ट करना जरूरी है। वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आपका जो बायोलॉजिकल बैलेंस है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी बैलेंस है, वो बैलेंस आपका धीमे धीमे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होना क्रिएट हो जाएंगे। तो वो चीजें ना हो, इस वजह से आपका आर्टिकल 48A में हमने क्या बोला, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, हम आपका जितनी भी आपका एनवायरमेंट होगा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, है ना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया आपका 1972 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1986 में, है ना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया वो 1986 में आया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी लिख लेना।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नाइनटीन 86। ठीक है, ये दो एक्ट याद रखना है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, चलिए 49, 50, 51 और देखते हैं, फिर खत्म करते हैं आपका। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या आता है सर? आर्टिकल 49 में आता है आपका कि हम क्या करेंगे, आपका जो वो है मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मॉन्यूमेंट्स सर? नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो मॉन्यूमेंट्स हैं सर, हम उन मॉन्यूमेंट्स को जो है ना वो कंजर्व करेंगे, उन मॉन्यूमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों प्रोटेक्ट करेंगे सर? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल समझना बेटा, आपका दिल्ली में है, दिल्ली में आपका आपने देखा होगा कुतुब मीनार है या रेड फोर्ट है, या आगरा में मैं बोलूँ ताजमहल है। ठीक है, तो आज आगरा का जो ताजमहल है ना, उसके आसपास की पूरी इकोनॉमी सिर्फ ताजमहल की वजह से चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने रेस्टोरेंट्स ओपन कर रखे होंगे, फॉरेनर्स आएंगे, आपके टूरिस्ट आएंगे, उन रेस्टोरेंट्स में आपका फूड आपका एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी या उनके जो रेस्टोरेंट की चेन है वो चलेगी। वहाँ होटल्स जो हैं, वहाँ पे आपके जो वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर्स जो हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका कैब्स यूज़ हो रहे हैं या लोकल रिक्शास वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो पूरी इकोनॉमी को किसकी वजह से वो पूरी इकोनॉमी चल रही है? ताजमहल की वजह से। तो समझ में आया, ये इकोनॉमिक फैक्टर को रन करते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स। दूसरा क्या है, ये आपके कल्चर को प्रिजर्व करते हैं मॉन्यूमेंट्स, तो कल्चर को प्रिजर्व किया जाएगा, वो चीज़ भी यहाँ से होगी। तो यहाँ पे आपके जो नेशनल और इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं या प्लेसेस हैं, वो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, आपके कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और अगली चीज़ आपको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद इंडिया को नहीं जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इंडिया को सिर्फ इस वजह से जानते हो क्योंकि इंडिया में ऐसे ताजमहल या इस तरीके के कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना। ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल जो है साउथ इंडिया में, इधर ताजमहल है, या जयपुर की तरफ के आपके जो हिल फोर्ट्स हैं, तो ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके कल्चर को रिकॉग्निशन मिल रहा है। किसकी वजह से? इन मॉन्यूमेंट्स की वजह से। इस वजह से आपका इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात बोलता है आपका आर्टिकल 49। ठीक है, चलिए आर्टिकल 50 में जाते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल दे रखा है ना, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1951। ठीक है, आर्टिकल 50 में जाते हैं। आर्टिकल 50 में बेटा क्या बोलता है? आर्टिकल 50 बोलता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो जुडिशरी है वो आपका सेपरेट रहेगी। सेपरेट कैसे रहेगी सर? सर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ना वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब जुडिशरी में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा ना उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होती है और जजेस जो होते हैं वो आपका जुडिशरी होते हैं, तो वो दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, वो आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे वर्किंग में एग्जीक्यूटिव्स किसकी? जुडिशरी की। ये किस में बोला आपने? 50 में। सर ऐसा क्यों बोला हमने? सर ऐसा हमने इसलिए बोला कि जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, लॉ को एनफोर्स करने का काम करता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी चेक करेगी एनफोर्समेंट सही हुआ है या नहीं हुआ, उसे चेक कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। तो यहां पे चीजें समझना कि इन केस अगर आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट्स कभी ढंग से नहीं आएंगे, वो ढंग से चेक होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने अपॉइंट करवाया है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए बाइज्ड हो सकता है। और अगर आपके लिए बाइज्ड हुआ, मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए अगर जुडिशरी बाइज्ड हुई, तो क्या प्रॉपर चेक हो पाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन लॉ है या नहीं? और नहीं होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो मेन फंक्शन था जुडिशरी का वो आपका खत्म हो जाएगा। इस वजह से आपका आर्टिकल 50 में क्या है? एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो आपका जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका देखते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या है? इंडिया जो है वो इंटरनेशनल पीस को और आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी है उसे प्रमोट करेगा। तो इंडिया क्या करेगा? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्यों प्रमोट करेगा सर? सर हमें पता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे वॉर चल रहा होता है, जैसे आपने देखना यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है,
तो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, हमारे बहुत सारे जो आपके वो थे स्टूडेंट्स थे वो यूक्रेन में एजुकेशन अटेन करने गए थे मेडिकल फील्ड की। वॉर शुरू हुआ, हमें उन लोगों को वापस बुलाना पड़ा, हमें उन लोगों को वापस बुलाना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो गई। तो उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो गई तो नुकसान किसे हुआ, हमें हुआ, मतलब हमारे इंडिया को नुकसान हुआ। हमारा रशिया से ट्रेड होता था, रशिया पे यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, रशिया पे यूएसए ने काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए, उससे ट्रेड हमारा रशिया के साथ जो है वो हैम्पर हो गया, ट्रेड अफेक्ट हुआ, ट्रेड हैम्पर हुआ, जिसकी वजह से नुकसान किसे हुआ, हमें नुकसान हुआ, है ना। हमारे रशिया के साथ रिलेशन थे, इस वजह से अमेरिका या यूएसए ने हम पे सैंक्शन लगाने की बात बोली। यूएसए ने बोला कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, अगर आप ऑयल खरीदेंगे तो हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे एक वॉर चल रहा है तो उस वॉर की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी डेमोग्राफी, हमारे लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे किसका, इंटरनेशनल पीस का, ताकि आपस में कंट्रीज में लड़ाई ना हो, ट्रेड चलता रहे, इकोनॉमी चलती रहे, लोग अपने आराम से एजुकेशन वगैरह जो इसके लिए बाहर जाते हैं वो आपका जाते रहें, ठीक है। चलिए, तो ये आपके आर्टिकल थे। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक सर, 36 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए, है ना। आर्टिकल 31 से लेके 36 से लेके 51 तक जो सारे आर्टिकल्स थे वो देखे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और नॉर्मल क्वेश्चन बनता है इससे कि आपका ये जो आर्टिकल्स है ना, ये दो प्रिंसिपल्स पे डिवाइड थे, एक थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल और दूसरे थे आपके गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये सिर्फ आपको आर्टिकल्स याद रखना है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब लगभग आपके 8 आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आएंगे और आपके 6 आर्टिकल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल में आएंगे। तो बस हमें वो याद रखने हैं और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये देखो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में मैंने बोला 8 आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर्टिकल्स हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, ठीक है। 38 39 39 ए, 41 42 43 43 ए और आपका 47। इधर कुछ आर्टिकल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल में आएंगे, है ना। 6 आर्टिकल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएंगे, जो क्या है आपका 40 43 43 बी, उसके बाद आपका 46 47 और 48, है ना। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल में आएंगे, ठीक है। तो दो आर्टिकल ओवरलैपिंग है, 43 और 47 दोनों ही प्रिंसिपल्स में आते हैं, 43 और 47 दोनों ही प्रिंसिपल्स में आते हैं, बट हम ये याद रखेंगे बस, है ना। हम याद रखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स आपके गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं, कौन से आर्टिकल आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आते हैं। आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे के पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है, या पूछेगा कौन सा आर्टिकल आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, 6 आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल में और आपका जो 8 आर्टिकल्स हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। बस एक लास्ट चीज़ और, अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछे, है ना, तो वो अमेंडमेंट और याद रख लेंगे। बस ये 4 अमेंडमेंट हैं, आर्टिकल 39 39 ए, 43 ए और 48 ए, मतलब ए वाले जो सारे आर्टिकल्स हैं वो ऐड हुए आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1976 में। 38 आर्टिकल में चेंज हुआ आपका 44th अमेंडमेंट से 1978 में। आर्टिकल 45 में चेंज हुआ किससे, 2002 में आपका 86th अमेंडमेंट से, और आपका 97 अमेंडमेंट 2002 से, ये 97 अमेंडमेंट 2011 से आपका आर्टिकल 43 बी जो है वो ऐड हुआ, ठीक है। तो डीपीएसपी से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे आर्टिकल पूछेगा, किस आर्टिकल में क्या चीज़ आती है, आपसे गांधीयन या सोशलिस्ट प्रिंसिपल पूछेगा, या आपसे ये अमेंडमेंट पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका अगली चीज़ के साथ, यानी कि पार्ट 4A डीपीएसपी के बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ हम लोग मिलते हैं।